हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 1 और 2 अक्टूबर की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने एसबीआई एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड पेड बैच लॉन्च कर दिया है अपना, जो कि आप लोगों को ऐप पर मिलेगा। और जिन लोगों ने परचेज़ कर लिया है बहुत अच्छा है, और जिन लोगों ने परचेज़ नहीं किया है वो लोग जाकर वहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया हुआ है और साथ ही साथ में कोर्स का लिंक दिया गया हुआ है, जाकर आप लोग कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। आप लोगों को रेगुलर वीडियोज़ वहाँ पर मिलेंगे। और अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो आप लोगों को 15% का डिस्काउंट भी कोर्स पर दिया जा रहा है। नवरात्रि 15 इसका कूपन कोड होगा और आप लोग इसको यूज़ कर कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। और बाकी की सारी डिटेल वहाँ पर आपको कोर्स में मिल जाएंगी। तो आप लोग अगर परचेज करना चाहते हैं तो जाकर आप लोग उन सारी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। और फिलहाल आज का जो हमारा वीडियो रहेगा 1 और 2 अक्टूबर की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसमें बोला गया है इन ऑर्डर टू इनेबल कैशलेस पेमेंट ट्रांसफर टू स्मॉल डेयरी फार्मर्स व्हिच पेमेंट बैंक हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड हैंड्स विद डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेल एप्स। ठीक है, छोटे डेयरी किसानों को कैशलेस भुगतान हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेल एप्स के साथ में हाथ मिलाया हुआ है, इसके साथ में एक पार्टनरशिप की हुई है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। और अगर हम लोग बात करें इसकी, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, और ये जो स्मॉल डेयरी फार्मर्स होते हैं यानी कि जो छोटे डेयरी किसान होते हैं उनके लिए कैशलेस पेमेंट ट्रांसफ़र सर्विस को इनेबल करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक और स्टेल एप्स ने पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है ना, और स्टेल एप्स क्या है इसके बारे में क्वेश्चन में दिया गया है कि डेयरी टेक स्टार्टअप, जो स्टेल एप्स है ये एक डेयरी टेक स्टार्टअप्स है, इसने और एयरटेल पेमेंट बैंक ने और साथ ही में एक मतलब एमओयू साइन किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, पार्टनरशिप किया हुआ है। किस लिए किया हुआ है? जिससे कि जो भी हमारे छोटे डेयरी किसान हैं और उनको कैशलेस भुगतान की सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके हम लोग एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुव्रता विश्वास इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में मैंने बता दिया, बाकी इन सारी बैंकों के बारे में आप लोगों को पता होगा और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लगातार अपने पिछले वीडियोज़ में मैंने हर बार ये सारी चीज़ें बताई हुई, तो आप लोगों को अब तक याद हो गई होंगी, नहीं पता है तो पता करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इनिशिएटिव्स हैव रिसेंटली नॉट बीन डन बाय द सेबी। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन या पहल हाल ही में सेबी के द्वारा नहीं किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेमवर्क फॉर स्मार्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेमवर्क स्मार्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। ठीक ना, फ्रेमवर्क फॉर स्मार्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शंस में जो कुछ भी दिया गया है ये सभी इनिशिएटिव्स, ये सभी अमेंडमेंट्स सेबी के द्वारा हाल ही में किए गए हैं, हाल ही में सेबी के द्वारा ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। ठीक है, सेबी ने अभी हाल ही में टोटल 6, ठीक ना, हाल ही में अभी सेबी ने टोटल 6 अमेंडमेंट्स और इनिशिएटिव लिए, जिनमें से कि 4 आप लोगों को इस ऑप्शन में ही बता दिया गया, 4 आप लोगों को ऑप्शन में बता दिया गया कि कौन कौन से इनिशिएटिव, कौन कौन से अमेंडमेंट सेबी के द्वारा किए गए। क्योंकि इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं किया गया, तो नहीं किया गया तो ऑप्शन नंबर बी ये नहीं किया गया। बाकी जो और 4 दिए गए ये सेबी के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए, सेबी के द्वारा अमेंडमेंट किए गए। ये सारी चीज़ें हमको ऑप्शन से ही पता चल रही हैं। और बाकी की जो 2 नाम हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ कि बाकी के और कौन से इनिशिएटिव से अमेंडमेंट सेबी के द्वारा किए गए। टोटल 6 किए गए, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। हालांकि ये सब कुछ आप लोगों को जो पीडीएफ होगी, जो पेड पीडीएफ आएगा उसमें मिलेगा, या फिर जो जिन लोगों ने बैंकिंग मास्टर बैच परचेज कर लिया हुआ है ऑलरेडी वहाँ पर पीडीएफ इंक्लूडेड है, वहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है ना, तो बाकी के 2 बचे हुए फ्रेमवर्क हैं, फ्रेमवर्क फॉर इशुएंस ऑफ सुपीरियर वोटिंग राइट्स शेयर्स, दूसरा हो जाएगा अमेंडमेंट नॉर्म्स ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऐप में ही मिलेंगी, उसमें ऐप में नहीं पीडीएफ में आप लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली बीन रिमूव्ड बाय आरबीआई फ्रॉम इट्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को अपने त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही पीसीए ढांचे से हटा दिया है, पीसीए ढांचे से बाहर कर दिया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पीसीए पैरामीटर्स में आईओबी के द्वारा यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा
परफॉर्मेंस अच्छा किया गया। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का परफॉर्मेंस ठीक हो जाने के बाद में आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है, ठीक है ना। हाई एनपीए और नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट्स के कारण अक्टूबर 2015, ठीक ना, इसका एनपीए बहुत ज़्यादा था, नेगेटिव रिटर्न्स ऑन एसेट्स के कारण अक्टूबर 2015 में आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क में डाल दिया था, ठीक। और अब जो है इंडियन ओवरसीज बैंक को आरबीआई के द्वारा पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया गया है। और अभी कुछ टाइम पहले आरबीआई ने यूको बैंक को, ठीक ना, यूको बैंक को भी पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर किया हुआ था। यूको बैंक की भी कंडीशन अच्छी हो गई थी, उसका एनपीए कम हो गया था, इस वजह से यूको बैंक को भी कुछ टाइम पहले पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर किया गया। और अब अभी करंट सिनेरियो की बात किया जाए और अभी वर्तमान में बात किया जाए तो केवल और केवल सिर्फ एक बैंक है जो आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क में आती है। कौन सी वो बैंक है, उसका नाम आप लोग कमेंट कर बताओगे? रहने दो, मैं ही बता देता हूँ, पता होना चाहिए आप लोगों को, लेकिन नहीं पता तो मैं फिर बता रहा हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक है जो कि आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती है, उसके अंदर है, उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना, ये एक ही बैंक है जो कि अभी आरबीआई के फ्रेमवर्क में पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत है, ठीक। और पीसीए फ्रेमवर्क की अगर हम लोग बात करें तो पीसीए फ्रेमवर्क आरबीआई के द्वारा सन 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत खराब परफॉर्मेंस कर रही बैंकों को, जिन भी बैंकों का परफॉर्मेंस खराब होता है, एनपीए ज़्यादा होता है, उनको आरबीआई के द्वारा उन बैंकों के ऊपर आरबीआई के द्वारा कुछ बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इंडियन ओवरसीज बैंकों का। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी और सीईओ आपको पता होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और लगातार ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक विच हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू शट डाउन इट्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में ये वाला, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग हिंदी में मतलब जानना चाहें तो इसमें ये पूछा गया है कि उस लघु वित्त बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 से अपनी स्वचालित टेलर मशीन, यानी कि जिसको हम लोग ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम बोलते हैं, उसको बंद करने की घोषणा की है। उस लघु वित्त बैंक का नाम बताना है जिसने 1 अक्टूबर 2021 से अपने एटीएम को बंद करने का फैसला लिया है, ठीक ना। ये टाइम भी याद रखना, 1 अक्टूबर 2021, हालांकि बीत चुका है, मतलब ये है कि 1 अक्टूबर से इसका एटीएम जो है बंद कर दिया गया है। तो ये डेडलाइन, ये टाइम आप लोग याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसका जो आंसर होगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 1 अक्टूबर 2021 से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी एटीएम सर्विसेज को बंद कर दिया है, एटीएम सर्विस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और इसके बाद अब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया का पहला ऐसा लेंडर बन गया है जिसने अपनी एटीएम सर्विस को बंद करने का ऐलान किया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि नेम द फर्स्ट लेंडर, या व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन लेंडर व्हिच हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू क्लोज इट्स एटीएम बिजनेस, इट्स एटीएम सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें ये पूछा, इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, इस तरीके से अगर फ्रेम किया जाता तब भी आप लोग इसका आंसर कर पाओ, ठीक। एटीएम सर्विसेज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा बंद कर दी गई है, एटीएम की सुविधा अब नहीं प्रदान की जाएगी। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होती हैं वो सुविधा बंद कर दी गई इसके द्वारा। लेकिन साथ ही साथ में बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो अपने एटीएम में डेबिट कार्ड को, जो उनको एटीएम कार्ड मिला हुआ है, जो उनको डेबिट कार्ड मिला हुआ है, उसको दूसरे बैंकों के ऑटोमेटेड टेलर मशीन में, दूसरे बैंकों के एटीएम में बैंकिंग सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक ना। एटीएम मशीन इसने अपना बंद किया है, डेबिट कार्ड देना बंद नहीं किया है। तो जो डेबिट कार्ड वगैरह दिया जाएगा उसके तहत जो उस कार्ड को यूज़ करते हुए दूसरे बैंकों के एटीएम से बैंकिंग सर्विसेज यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग को नहीं बंद किया गया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जारी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एटीएम को बंद किया गया है, ठीक है। एटीएम मशीन सिर्फ और सिर्फ बंद की गई हैं। एटीएम कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा दूसरे बैंकों के एटीएम से ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हुई है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में पूरी राम कहानी, इसके बारे में सब चीज़ें मैं बताऊंगा, बाकी और ऑप्शन में जो है वो आपको पता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और लगातार सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही, तो वो अब तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो नवी मुंबई, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। टैगलाइन की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के,
तो ए बैंक ऑफ स्माइल्स, फिर से सुन लो आप लोग, ए बैंक ऑफ स्माइल्स, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। हेडक्वार्टर मैंने बता दिया। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो भास्कर बाबू रामचंद्रन, ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। भास्कर बाबू रामचंद्रन ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। और ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी रह रहा है, तो 2017 में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। ठीक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैंने सब कुछ बताया। बाकी जीवन, जन, इक्विटास और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम IFHRMS फॉर द कलेक्शन ऑफ द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेजरी। ठीक है, किस बैंक ने हाल ही में ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेजरी के संग्रह के लिए तमिलनाडु सरकार की एकीकृत वित्तीय और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली IFHRMS का आधिकारिक भागीदार बनने की घोषणा की है? ये इसमें पूछा गया। ठीक ना, इसमें ये पूछा गया है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसका ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेजरी कलेक्शन के लिए, कौन सी बैंक बनी हुई, यही इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेजरी कलेक्शन के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा डेवलप किए गए मैनेजमेंट सिस्टम IFHRMS का ऑफिशियल पार्टनर इंडियन बैंक को बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इंडियन बैंक इसका आंसर होगा। इंडियन बैंक के बारे में हम लोग जानते हुए चलते हैं, चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है ना, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो शांतिलाल जैन, एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो शांतिलाल जैन ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 अगस्त। ठीक है ना, इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 अगस्त 1907 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। टैगलाइन इंडियन बैंक की क्या होगी आप लोग कमेंट करके बताओगे, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए हर क्वेश्चन में क्या होता है कि एक चीज़ मैं बताता हूँ, बाकी 3-4 चीज़ें आप लोगों से पूछता हूँ, वो चीज़ें मैं बता सकता हूँ। जब मैं अगर एक चीज़ बता रहा हूँ तो वो चीज़ें भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। उससे फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि सारी चीज़ें अगर आप लोगों को मिल जाएंगी तो आप लोग अपने दिमाग पर कुछ भी स्ट्रेस नहीं डालोगे। तो थोड़ा सा अपने दिमाग पर आप लोग स्ट्रेस डाला करो, उसी टाइम पर उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया करो। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ें मैं बताता हूँ, बाकी चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि वो आप लोगों को याद आए। अगर आप लोगों को नहीं याद होगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में सारी चीज़ स्ट्राइक करेंगे ना कि याद नहीं है मुझे, तो उसको आप लोग दोबारा याद करने के एफर्ट तो डालोगे ना। नहीं तो मैं बता दूंगा तो कई बार चीज़ें भूल भी जाती हैं, और हर क्वेश्चन में अलग अलग बैंक आंसर होता है, तो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी क्वेश्चन में उस बैंक के बारे में, सब बैंकों के बारे में लगभग आप लोगों को बता ही दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन के टाइम पर आप लोगों को रिकॉल करना जरूरी होता है आप लोगों से, इसीलिए ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप लोग इसका कमेंट कर आंसर दिया करो, अपने दिमाग में रिवाइज कर लिया करो उसी टाइम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू इन्फ्यूज हाउ मच कैपिटल इन ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। भारत सरकार ने 5 साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2026 तक की अवधि में ECGC लिमिटेड में कितनी पूंजी डालने की घोषणा की है। ठीक ना, इसमें यह पूछा गया है कि अगले 5 सालों के दौरान भारत सरकार के द्वारा ECGC में कितना कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा, ये इसमें पूछा गया है। 4400 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 4400 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा कुछ अप्रूवल्स लिए गए हैं, कुछ अप्रूवल्स दिए गए हैं, और जिसके तहत ECGC बैंक में, ECGC लिमिटेड में अगले 5 सालों के दौरान यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2026 के दौरान 4400 करोड़ रुपए कैपिटल इन्फ्यूजन की बात कही गई है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में कैबिनेट ने मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर PM पोषण कर दिया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो कैबिनेट के अप्रूवल्स हुए हैं जहां पर ECGC लिमिटेड में 4400 करोड़ रुपए कैपिटल इन्फ्यूजन की बात कही गई अगले 5 सालों में, उसी कैबिनेट अप्रूवल के दौरान एक ये भी डिसीजन लिया गया कि जो अभी इस समय गवर्नमेंट की स्कीम है मिड डे मील, दोपहर में जो प्राइमरी स्कूलों में खाना दिया जाता है मिड डे मील, उस स्कीम का नाम बदलकर PM पोषण कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, मैं लिख दे रहा हूँ, PM पोषण उस स्कीम का नाम बदलकर कर दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 4400 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, Which small finance bank has recently signed a pact with NABARD to boost rural development in राजस्थान? राजस्थान में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस लघु वित्त बैंक ने नाबार्ड के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को बूस्टअप करने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और नाबार्ड ने एक पैक्ट साइन किया हुआ है, जिसके तहत किसानों को, स्वयं सहायता समूहों को, फार्मर प्रोड्यूसन ऑर्गेनाइजेशंस, एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स, इन सभी को सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैं बताऊंगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर है। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो संजय अग्रवाल इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, नाबार्ड की भी यहाँ पर बात हुई है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1982 में इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर होगा नाबार्ड का। जी.आर. चिंताला जो हैं वो नाबार्ड के चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और नाबार्ड के बारे में मैंने बता दिया। बाकी के और जो ऑप्शंस में है इनका हेडक्वार्टर एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाउ मच लोन विल बी प्रोवाइडेड बाय द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB फॉर द एक्सपांसन ऑफ द चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम तमिलनाडु। चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम तमिलनाडु के विस्तार के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के द्वारा कितना ऋण प्रदान किया जाएगा, ये इसमें पूछा गया है। 356.67 मिलियन USD, 356.67 मिलियन USD। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 356.76 मिलियन USD। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और अगर INR में अगर हम लोग इसकी बात करें तो INR में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.65 लाख करोड़ INR, इंडियन रुपीज़ में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.65 लाख करोड़ INR, इंडियन रुपीज़ में इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। और इस लोन अमाउंट के बाद में AIIB ने इंडिया को टोटल 6.7 ये लोन अमाउंट देने के बाद में, यानी कि 356.67 मिलियन USD, 356.67 मिलियन USD का लोन देने के बाद में AIIB के द्वारा इंडिया को टोटल 6.7 बिलियन USD, इंडिया को टोटल 6.7 बिलियन USD का लोन अभी तक दिया जा चुका है। इंडिया में इतने का इन्वेस्टमेंट अभी तक AIIB के द्वारा किया जा चुका है और इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन गया है AIIB का। इंडिया जो है AIIB का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन गया है। AIIB से सबसे ज़्यादा लाभ उठाने वाला देश इंडिया बन गया है। AIIB के द्वारा अभी तक इंडिया में टोटल 6.7 बिलियन USD का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और AIIB की अगर यहाँ पर बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर वगैरह भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में हो जाएगा। ठीक है ना, AIIB का हेडक्वार्टर जो है ये बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जिन लीक्विन, मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट का नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि PDF में सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। जिन लीक्विन इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो 103 इसके मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए USD 356.6 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच बैंक हैज़ रिसेंटली साइंड ए मास्टर एग्रीमेंट विद 3 NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस NBFC MFIs नेम्ड वेदिका क्रेडिट कैपिटल, सेव माइक्रो फाइनेंस, पैसालो डिजिटल फॉर को लेंडिंग टू ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। किस बैंक ने हाल ही में संयुक्त देयता समूहों को सह उधार देने के लिए यानी कि को लेंडिंग के लिए वेदिका क्रेडिट कैपिटल, सेव माइक्रो फाइनेंस और पैसालो डिजिटल नामक 3 NBFC माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के साथ में एक मास्टर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये नाम वेदिका क्रेडिट कैपिटल, सेव माइक्रो फाइनेंस और पैसालो डिजिटल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है। कई बार तीनों का नाम देकर पूछ लिया जाएगा, कई बार सिर्फ किसी एक का नाम देकर पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। कुल मिलाकर 1 लाइनर क्वेश्चन ही है, बस बैंक का नाम और NBFC MFIs का नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, किसी और तरीके से इसमें क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, किसी और तरीके से इसमें क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं किया जा सकता। तो जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई, बस ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। और ये जो पार्टनरशिप हुई है, इस पार्टनरशिप की मदद से SBI की पहुंच जो है वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में और ज़्यादा मजबूत होगी। और ये जो ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप की यहाँ पर बात हुई है, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप की यहाँ पर बात नहीं हुई है, ये जो ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप है ये इस फंड को एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में यूज़ करेगा। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, सबको पता होगा, ये मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। दिनेश कुमार खारा इसके कौन हो जाएंगे, दिनेश कुमार खारा DKH इसके चेयरमैन हो जाएंगे। द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो 1 जुलाई, ठीक ना,
1 जुलाई 1955 में इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। ये रही बात एसबीआई की। एसबीआई के बारे में मैंने सब कुछ बताया, बाकी सब के बारे में आपको पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इन ऑर्डर टू डेवलप ए 470 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान एंड 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन गुजरात, NTPC Renewable Energy Limited REL has recently signed its first green term loan GTL agreement of rupees 500 crores, ठीक है ना, of rupees 500 crores for a period of 15 years with which bank? राजस्थान में 470 मेगावाट की सौर परियोजना और गुजरात में 200 मेगावाट की सौर परियोजना को विकसित करने के लिए NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में 15 साल की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के अपने पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर किस बैंक के साथ में हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। इसमें उस बैंक का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में ही दे दी गई है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें क्वेश्चन के माध्यम से ही आप लोगों को दे दी गई है। तो जो लोग नोट डाउन वगैरह करते, जो लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं, इसको आप लोग लिख लेना। ठीक है ना, जैसे कि कितने मेगावाट का सोलर प्लांट जो है वो राजस्थान में बनेगा, 470 का। गुजरात में कितने का बनेगा, 200 मेगावाट का बनेगा। ठीक ना, ये जो लोन दिया गया कितने साल के लिए दिया गया, 15 साल के लिए दिया गया। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हमको इस क्वेश्चन में ही दे दी गई थी। सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करना और ध्यान से सुनना। ठीक, कितने साल का लोन दिया गया, 15 साल का, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। कितने मेगावाट का कहाँ कहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट बनने, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको याद कर लेना। बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। ठीक, बाकी बैंक का अगर नाम बात करें कि कौन से बैंक के द्वारा एनटीपीसी के साथ एग्रीमेंट किया गया है, तो उस बैंक का नाम हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर यही इसमें पूछा गया है। और बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात हुई तो मैंने बताया ना कि इसके हेडक्वार्टर वगैरह को भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है ना। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ठीक है ना, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अतानु कुमार दास AKD, अतानु कुमार दास इसके कौन हो जाएंगे, एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बताया, बाकी इन सभी बैंकों के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया उसको भी हम लोग देखते हैं। In order to offer gold loans at competitive rates, which bank has recently signed a co-lending partnership with Indel Money? प्रतिस्पर्धी दरों पर स्वर्ण ऋण की पेशकश करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने इंडेल मनी के साथ में सह उधार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इंडसइंड बैंक इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इंडसइंड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई है इंडेल मनी की, तो इंडेल मनी क्या है, इंडेल मनी एक एनबीएफसी है। ठीक ना, अब एनबीएफसी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसी इतनी उम्मीद तो मैं एटलीस्ट कर ही सकता हूँ। ठीक ना, इंडेल मनी एक एनबीएफसी है और इंडसइंड बैंक ने इसी एनबीएफसी के साथ में कम्पिटिटिव रेट्स पर गोल्ड लोन ऑफर करने के लिए पार्टनरशिप किया हुआ है। और जो गोल्ड लोन दिया जाएगा उसमें से 80% लोन जो है वो इंडसइंड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। ठीक ना, किसके द्वारा दिया जाएगा, इंडसइंड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। इंडसइंड बैंक के द्वारा 80% लोन दिया जाएगा और 20% जो लोन है वो इंडेल मनी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक ना, को लेंडिंग का मतलब यही होता है। ठीक ना, 80% लोन बैंक के द्वारा दिया जाता है, बाकी का 20% लोन जो है वो एनबीएफसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक, और इंडेल मनी की हेडक्वार्टर की अगर लोग बात करेंगे तो इंडेल मनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है ना, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इंडसइंड बैंक की भी बात हुई है तो इसका भी हेडक्वार्टर वगैरह हम लोग सब जानेंगे ही यहाँ पर, क्योंकि यही बैंक इसका आंसर है। तो इंडसइंड बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वी मेक यू फील रिचर, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। फिर से सुन लो, वी मेक यू फील रिचर, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे इंडसइंड बैंक की तो सुमंत कठपालिया, ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ठीक, इंडसइंड बैंक के बारे में मैंने बताया, बाकी की और ये जो बैंकें हैं इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना, और आप लोगों को पता होना भी चाहिए, नहीं पता होगा तो पता करो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। हु इज़ द हेड ऑफ द एक्सपर्ट पैनल सेटअप बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA टू डेवलप द वर्ल्ड क्लास सस्टेनेबल फाइनेंस हब एट IFSC। ठीक है, IFSC में विश्व स्तरीय स्थायी वित्त केंद्र विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के द्वारा स्थापित विशेषज्ञ पैनल का प्रमुख कौन है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा CK मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर है सी के मिश्रा, ऑप्शन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा। IFSCA ने एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया है। किसने गठन किया हुआ है? IFSCA ने। IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया है। किस लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया है? तो IFSC में एक वर्ल्ड क्लास सस्टेनेबल फाइनेंस हब डेवलप करने के लिए इस एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया है। और इस एक्सपर्ट पैनल का हेड फॉर्मर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्रेटरी CK मिश्रा जी को बनाया गया है। जो CK मिश्रा जी हैं ये पूर्व इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्रेटरी हुआ करते थे, ठीक। और टोटल 10 लोगों का ये पैनल है। अगर ये पूछा जाए कि इस पैनल में कितने लोग हैं तो टोटल 10 लोगों का ये पैनल है। ऑप्शन नंबर है CK मिश्रा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS टू विच डेट? वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS की वैधता को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें ये पूछा गया है कि जो ECLGS स्कीम है इसकी वैलिडिटी को किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2022, ऑप्शन नंबर बी। 31 मार्च 2022 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 31 मार्च 2022 या फिर तब तक जब तक कि इस स्कीम के तहत में टोटल 4.5 लाख करोड़, ठीक है ना, रुपीज़। फिर से सुनो और फिर से समझने की कोशिश करो। 31 मार्च 2022 तक इस स्कीम की डेट को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ में एक कंडीशन भी लगाई गई। क्या कंडीशन लगाई गई है? इसकी डेट या तो 31 मार्च 2022 तक होगी या फिर तब तक जब तक कि इस स्कीम के तहत में 4.5 लाख करोड़ 4.5 लाख करोड़ रुपीज़ इशू ना कर दिए जाएं। दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वही इसकी डेट हो जाएगी। अगर 31 मार्च 2022 से पहले 4.5 लाख करोड़ रुपए इशू कर दिए जाएंगे तो जिस दिन इशू कर दिए जाएंगे वो उसकी डेट हो जाएगी। और अगर नहीं किए जाएंगे तो इसकी डेट, इस डेट तक नहीं किए जाएंगे तो 31 मार्च तक इसकी डेट रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी डेडलाइन फिक्स की गई है। और लास्ट डेट भी इसकी बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया, यानी कि मैक्सिमम जो है वो 30th ऑफ जून 2022 कर दिया गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी 31 मार्च 2022 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL? हाल ही में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इसमें पूछा गया है। पद्मजा चुंद्रू, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। पद्मजा चुंद्रू ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और पद्मजा चुंद्रू जी ने GV नागेश्वर राव को सक्सीड किया हुआ है। क्वेश्चन अगर टफ करना होगा तो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि किसको सक्सीड किया, तो उस कंडीशन में आंसर होगा GV नागेश्वर राव। और ऑप्शन में ये भी दिया गया है, देखो ऑप्शन नंबर डी ये भी दिया गया, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और पद्मजा चुंद्रू जी ने GV नागेश्वर राव को सक्सीड किया हुआ है, ठीक है ना। और पद्मजा चुंद्रू काफ़ी जाना पहचाना और सुना हुआ नाम है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता दिया जाए कि ये इंडियन बैंक की एक्स MD एंड CEO हैं, इंडियन बैंक की फॉर्मर MD एंड CEO हैं। ये इससे पहले इंडियन बैंक की MD और CEO हुआ करती थी और अभी हाल ही में यानी कि अगस्त 2021 में ये रिटायर हुई हैं अपने पद से, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात किसकी हुई है? NSDL की। तो NSDL का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है ना। मुंबई महाराष्ट्र में NSDL का हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। आज हम लोगों ने 1 और 2 अक्टूबर की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर ली। अपने अगले वीडियो में हम लोग जो है इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि हम लोगों ने अपना पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो जिन लोगों ने कोर्स अभी नहीं परचेज किया, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, कोर्स का लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप लोगों को रेगुलर वीडियोज़ वहाँ पर मिलेंगे, ऐप पर ही मिलेंगे। और अगर अभी आप लोग 15 तारीख तक 15 अक्टूबर तक परचेज करते हैं तो आप लोगों को 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप लोगों को कोड यूज़ करना होगा नवरात्रि, ठीक है ना, नवरात्रि 15 कोड, नवरात्रि 15 बिना स्पेस के। आप लोग जब ऐप खोलेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें, ये कोड ही लिखा हुआ मिल जाएगा, कुछ आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर इनबिल्ड है। सीधे आप लोगों को इस कूपन कोड को प्रेस करना है और 15% का डिस्काउंट ले लेना है, ठीक है ना। और इस कोर्स के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है। फरवरी 2022 तक इसकी डेडलाइन रहेगी। SBI और IBPS एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स बनाया गया है, ठीक है ना। और भी सारे FAQs वहाँ पर लिखे गए हैं, आप लोग जाकर उस कोर्स को देखिए, परचेज करिए। और कुछ भी डाउट अगर होता है कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में, तो कल संडे टॉक में हम लोग इससे रिलेटेड आप लोगों की क्वेश्चंस को, आप लोगों की क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कुछ भी डाउट है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर बताइए। व्हाट्सएप पर आप लोग कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं कम्युनिटी टैब में पूछ सकते हैं। नहीं तो कल संडे टॉक होगा, वहाँ पर आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक। तो आप लोग ऐप डाउनलोड करिए और कोर्स को अगर परचेज करना है तो आप लोग जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में सितंबर मंथ की PDF भी जो है ऐप पर अवेलेबल करा दी गई है। और
जिन लोगों ने इस कोर्स को परचेज किया हुआ है उनको अलग से पीडीएफ परचेज करने की ज़रूरत नहीं, उनको इसी कोर्स में पीडीएफ मिलेगी। और जिन लोगों ने कोर्स नहीं परचेज किया उनके लिए अलग से इंडिविजुअल पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी गई। ठीक, चलिए, थैंक यू।